हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। मैं बीके मंडल आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूँ मित्रों। और मित्रों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था तथा विकास का डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस चल रहा है और इसमें फिजिकल डेवलपमेंट चल रहा है, मतलब बालक के शारीरिक विकास के प्रभावित करने वाले कारक क्या सब होता है। बालक के शारीरिक विकास करने वाले कारक, उस पर मित्रों क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो बालक के शारीरिक विकास करने वाले बहुत सारे कारक है, ठीक ना, निम्नलिखित कारक है। तो उसमें जो चलिए एक कारक है वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम पर चर्चा करते हैं। जो वंशानुक्रम क्या हो जाता है, किस तरह बालक को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो माता पिता की शारीरिक रचना तथा स्वास्थ्य को का प्रभाव संतान पर भी पड़ता है। माता पिता के शारीरिक रचना तथा स्वास्थ्य का प्रभाव संतान पर भी पड़ता है। माता पिता की जो रचना हो जाते हैं, शारीरिक रचना, वह स्वास्थ्य का प्रभाव किस पे पड़ता है, संतान पे पड़ता है। मतलब इससे यह स्पष्ट होता है मित्रों, अगर किसी का माता पिता बड़ा है, कद में लंबा है, तो उसका बालक भी आप क्या देखते होंगे, बड़ा होता है। उसका बालक का भी कद क्या होता है, लंबा होता है। और बड़े आकार के उसका बालक भी क्या, बालक का भी क्या होता है, शरीर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति को आप देखते हैं लंबा, गोरा, चिट्टा, बहुत सारा सुंदर हैंडसम है, तो उसके बालक भी देखते क्या देखते हैं, हैंडसम, सुंदरता उसके बालक में आता है। क्यों? क्योंकि माता पिता के शारीरिक रचना तथा स्वास्थ्य का प्रभाव संतान पर भी पड़ता है। मतलब माता पिता की जो संरचना जिस हिसाब से होता है, तो उसका बालक भी उसी हिसाब से होता है। ये वंशों के हिसाब से चलता आता है और पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुक्रम ये होता है। ये क्या होता है मित्रों, ये वंशानुक्रम पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, चलती है, और वंशानुक्रम जो है ये चलती रहती है। अगर रुग्ण तथा निर्बल माता पिता के बच्चे वैसे ही होते हैं और स्वस्थ माता पिता के संतान, स्वस्थ शरीर का विकास होता है। मतलब रुग्ण माता पिता, जो रुग्ण है, जो रोग से ग्रस्त है, जो निर्बल है, कमजोर है, तो उसका भी संतान क्या हो जाता है, रोग से भी ग्रस्त होता है और कमजोर होता है। मतलब रोग से ग्रस्त, कमजोर और निर्बल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके माता पिता में तो पहले से रोग ग्रस्त है, और जिसके माता पिता अगर रोग से ग्रस्त होगा तो वो अपने संतानों को उचित रूप से स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, और उसके उस उचित अस्वस्थ संतान को निर्माण नहीं कर पाएगा, और इसीलिए क्या हो जाता है, वो भी है रोगग्रस्त हो जाता है। अब जो माता पिता स्वस्थ होते हैं, उसका भी बालक क्या होता है, स्वस्थ होता है, और संतान का स्वास्थ्य शारीरिक विकास होता है। और संतान, जिस संतान का स्वास्थ्य जितना अच्छा रहता है, उतना अच्छे ढंग से शरीर का विकास, डेवलपमेंट क्या हो जाता है, बहुत अधिक होता है। काफी तेजी में क्या हो जाता है, शरीर का क्या हो जाता है, विकास होता है। अगर माता पिता उसके उतना स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, उतना लंबा कद के नहीं होते हैं, तो स्वाभाविक से है उसका बालक, उसका संतान भी आप देखिएगा, तो वो बालक उतना जो है लंबा नहीं होता है, उतना बड़ा नहीं होता है। तब पहला जो वंशानुक्रम था मित्रों, वंशानुक्रम क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूं सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला है वातावरण। अगला है मित्रों वातावरण। वातावरण से हमारे बालक के शारीरिक विकास में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उस वातावरण पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो बालक स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व सहायक अथवा बाधक होते हैं। मतलब बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व क्या होते हैं, सहायक होते हैं अथवा बाधक होते हैं। वास्तव में देखा जाए, अगर वातावरण जो है बालक के स्वाभाविक रूप से क्या हो जाए, विकास में सहायक होते हैं। जब बालक को उचित वातावरण मिल पाता है, तो बालक का विकास क्या होता है, उचित रूप से होता है। अगर उसको अनुचित वातावरण मिलता है, उचित वातावरण नहीं मिलता है, तो उस बालक का विकास उचित ढंग से उचित समय में नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। और शुद्ध वायु, अपर्याप्त धूप तथा स्वच्छता ऐसे क्या है, ऐसे ही तत्व है। मतलब शुद्ध वायु, पर्याप्त धूप, स्वच्छता
ऐसे तो होता है, आवश्यक तत्व है, मतलब क्या हो गया, वातावरण के लिए क्या सब होता है, शुद्ध वायु होता है, ठीक ना, और शुद्ध वायु, पर्याप्त धूप तथा स्वच्छता, ऐसे क्या होते हैं, तत्व होते हैं, या ऐसे आवश्यक तत्व भी कहा जाते हैं, ऐसे तत्व होते हैं, और ऐसे तत्व के मित्रों क्या कहा जाता है, आवश्यक तत्व भी कहा जाता है। और ये जो तत्व जो रहते हैं वो क्या करता है, वातावरण से बालक के विकास को बहुत प्रभावित करता है, बहुत अधिक प्रभावित करता है। और क्या होता है, अगर जो बालक संकरित गलियों तथा भवनों में निवास करने वाले किसी न किसी रोग से ग्रस्त होते हैं तथा अस्वस्थ रहते हैं, जो बालक संकरी मतलब छोटी छोटी गलियां तथा भवनों में हमेशा रहते हैं, वो बालक बाहर नहीं निकलते हैं, बाहरी वातावरण में नहीं आते हैं, तो वो बालक आप देखिएगा कोई न कोई रोग से जरूर ग्रस्त होता है, अर्थात वो क्या रहता है, अस्वस्थ रहता है। वो क्या होता है मित्रों, वो जो बालक जो होता है वो बालक आपको क्या होता है, अस्वस्थ रहता है, वो स्वस्थ रूप से नहीं होता है। और पर्याप्त धूप का सेवन करने वाले बालकों को सर्दी, जुकाम, खांसी तथा आंखों की कमजोरी जैसे रोग नहीं होते हैं। पर्याप्त धूप में रहने वाले बालक जो है उसको आपको बालकों को सर्दी, जुकाम, खांसी तथा आंखों में कमजोरी जैसे वाले रोग क्या हो जाते हैं, रोग उसके नहीं होते हैं, ठीक न। तो उस बालक को जो पर्याप्त धूप को सेवन करते हैं, जो बालक मित्रों पर्याप्त धूप को सेवन करते हैं, न तो उसको क्या होता है, सर्दी होता है, न तो जुकाम होता है, न सर्दी आती है, न उसे जुकाम आती है, न खांसी आती है, और आंखों की कमजोरी जैसी रोग जो है उसके शरीर में नहीं होती है। आंखें जैसे शरीर जो कमजोरी वाले रोग है वो भी रोग क्या हो जाते हैं, उनके शरीर में नहीं होते। क्यों? क्योंकि मित्रों वो जो है पर्याप्त धूप का क्या करता है, सेवन किया रहता है, पर्याप्त धूप का सेवन करता है, पर्याप्त धूप का सेवन किया रहता है। चलिए मित्र नेक्स्ट पर चलते हैं। अभी मित्रों नेक्स्ट, बालक के शरीर को विकास करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक क्या है, बुद्धि। बुद्धि पर चर्चा करते हैं। बुद्धि तो बहुत कमाल की चीज है मित्रों, बुद्धि नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जितने आजकल बालक जो है, छोटा छोटा बालक देखिएगा बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं, ठीक। अगर अवस्था आपका ज्यादा है, अगर बुद्धि है तो मोबाइल में आप नहीं जानिएगा, लेकिन नए बालक की जो बुद्धि है मोबाइल में खटाखट काम करता है, और वो क्या चलाएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सभी यूज करता है। बालक का बुद्धि बहुत तीव्र होता है, बालक का बुद्धि शार्प होता है। तो बुद्धि कैसे प्रभावित करते हैं, चलिए देखते हैं। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार बुद्धि एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है, मतलब जब हम विभिन्न प्रकार के विकास के अध्ययन किए, जैसे वंशानुक्रम या वातावरण के और सारे अध्ययन करने के बाद हमको क्या पता चला, जो विभिन्न अध्ययनों के अनुसार बुद्धि क्या है, एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है। बुद्धि जो है शारीरिक विकास के, बालक के शारीरिक विकास की क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है, जो बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। वास्तव में जो बालक के बहुत रूप से शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, कूदना आदि व्यवहार बुद्धि संबंधित होते हैं। अत्यधिक बुद्धिमान बालकों में यह गत्यात्मक व्यवहार जल्दी ही विकसित हो जाता है। यह भी देखा गया है कि अधिक बुद्धि वाले बालकों का स्वास्थ्य और लंबाई अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक होती है, या अधिक होती है, या अधिक है। मतलब बुद्धि जो है वो विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, मतलब बालक के शारीरिक विकास के जितना भी अध्ययन किए, जैसे वंशानुक्रम है, वातावरण है, और सारे अध्ययन सब है, अध्ययनों के अनुसार एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है, एक ऐसा महत्वपूर्ण है जो बालक के शरीर के विकास को बहुत रूप से प्रभावित करता है। जैसे आपको क्या हो गया, चलना हो गया, उठना हो गया, बैठना हो गया, दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, आदि व्यवहार बुद्धि से संबंधित हो जाते हैं। मतलब इससे यह स्पष्ट होता है, जिस बालक के तीव्र बुद्धि होते हैं वो बालक बहुत तेजी से चलते हैं,
उठते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं। आप देखते होंगे कोई बालक जो आप देखते होंगे जो बहुत कम उम्र में जो है वह क्या होता है, चलने लगता है, उठने लगता है, बैठने लगता है, वो कूदने लगता है, दौड़ने लगता है, जंप करने लगता है। इससे क्या स्पष्ट होता है, उस बालक की बुद्धि जो है तीव्र है, ठीक, और अत्यधिक जो उस पर बुद्धि लगाता रहता है। अगर कोई बालक मान लीजिए, सबसे पहले बालक कितना बुद्धि लगाता है, पहले दीवार को पकड़ना सीखता है, और दीवार को पकड़ता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, बुद्धि लगाता है, उठेगा कैसे, पहले क्या करता है, दीवार को पकड़ता है, पहले देखता है क्या है, पहले हाथ डाल के देखता है दीवार पर, ये आखिर ये क्या है, हाथ डालने के बाद उसको क्या करता है, उसको पकड़ता है, पकड़ने के बाद क्या होता है, वहां बैठना उठना सीखता है। उस दीवार को पकड़ के क्या करते हैं मित्रों, उठते हैं, और जब दीवार को पकड़ के उठती हैं तब उसके बाद क्या करते हैं, उन्होंने धीरे 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 चलना शुरू करते हैं मित्रों, ठीक। तो इस तरह से बुद्धि जो बच्चे को बहुत प्रभावित करता है। और अत्यधिक बुद्धिमान बालकों में क्या है, गत्यात्मक व्यवहार जो है जल्दी ही विकसित हो जाता है। जो अत्यधिक बुद्धिमान बालक है उसमें क्या हो जाता है, गत्यात्मक व्यवहार, जो गति करने वाले व्यवहार जो है वो जल्दी विकसित होता है। कौन कौन, वही चलना, बैठना, दौड़ना, उछलना, कूदना, ये सब गत्यात्मक व्यवहार हो गया, जो गति के फलस्वरूप ये व्यवहार जो है वो कर पाएंगे। तो जो गत्यात्मक व्यवहार जो होता है बालक में क्या हो जाता है मित्रों, बहुत तीव्र गति से क्या होता है मित्रों, विकास होता है, बहुत तीव्र गति से विकसित हो जाते हैं, ठीक है ना। और अत्यधिक बुद्धि वाले बालकों का स्वास्थ्य और लंबाई अन्य बालकों की अपेक्षा अधिक हो जाते हैं। जिस बालक के क्या होता है मित्रों, अधिक बुद्धि लगता है कि बहुत अत्यधिक बुद्धि वाले हैं, उस बालकों का हम क्या देखते हैं, स्वास्थ्य और उसकी शारीरिक लंबाई क्या हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, उसके शारीरिक लंबाई क्या होता है मित्रों, बहुत अच्छा रहता है, और अच्छा लगता रहता है, उसके शारीरिक लंबाई बहुत अच्छा लगता रहता है। इस तरह से बालकों के क्या हो जाए, बुद्धि जो है बहुत महत्वपूर्ण रूप से बुद्धि मित्रों क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, और ये बुद्धि प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट पे चर्चा करते मित्रों। नेक्स्ट है भोजन। आप तो जानते ही हैं भोजन के बिना कुछ नहीं होगा। भोजन से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा, और जब तक आपके शरीर में ताकत ऊर्जा नहीं मिलेगा तब तक कोई काम आपसे संभव है मित्रों, नहीं है। इसीलिए भोजन जो है बिना भोजन के कुछ नहीं होता है, ठीक ना। एक कहावत है, भूखे पेट भजन ना होता को पाला, तो भोजन तो ऐसा है, भोजन के बिना कुछ नहीं होगा। चलिए अब भोजन कैसे शारीरिक विकास को प्रभावित करता है मित्रों, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक। तो चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। बालक के सामान्य विकास या वृद्धि के लिए भोजन महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। मतलब बालक के जो सामान्य विकास या वृद्धि के लिए भोजन जो है महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। भोजन क्या होता है मित्रों, महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। संतुलित भोजन बालक को प्रारंभिक विकास की अवस्थाओं में आवश्यक है। संतुलित भोजन जो होते हैं वो बालक को प्रारंभिक विकास में क्या होता है, आवश्यकता है। संतुलित भोजन में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन जैसे खनिज लवण, मतलब जो बालक के भोजन से जिन जिन पदार्थ की आवश्यकता, जिन जिन पदार्थ की आवश्यकता है वो पदार्थ उस बालक को उस भोजन से प्राप्त हो जाना चाहिए। मतलब बालक को जिन पदार्थों को उस भोजन से शरीर में आवश्यकता है वो भोजन से प्रचुर मात्रा में मिल जाना चाहिए, वही तो संतुलित भोजन होता है। वही तो क्या होता है, संतुलित भोजन होता है। तो बालक के समान विकास या वृद्धि के लिए भोजन महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। भोजन क्या होता है मित्रों, महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। और संतुलित भोजन बालक को प्रारंभिक विकास की अवस्थाओं के लिए क्या है, आवश्यक है। संतुलित भोजन जो है प्रारंभिक विकास की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है मित्रों। यदि भोजन दोषपूर्ण या असंतुलित होगा तो बालकों को विभिन्न प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। यदि भोजन दोषपूर्ण होगा, अगर भोजन खराब मिलेगा बालकों को, असंतुलित मिलेगा, तो बालकों को क्या हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों को क्या होता है, सामना करना पड़ता है। इन रोगों में दांतों के रोग,
चर्म रोग, दृष्टि रोग आदि सम्मिलित है। जब बालक को असंतुलित भोजन, दोषपूर्ण भोजन मिलता है तो बालक को क्या हो जाता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से क्या होते मित्रों, ग्रसित होते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों से क्या होते मित्रों, विभिन्न प्रकार के रोगों से क्या होते मित्रों, ग्रसित होते हैं। और जब विभिन्न प्रकार के रोगों से बालक क्या हो जाते हैं मित्रों, ग्रसित हो जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के रोगों को क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। जिसके शरीर में रोग आता है उसी को ना सामना करना पड़ेगा, दूसरे को तो सामना नहीं ना करना पड़ता है मित्रों, दूसरे बालक को सामना नहीं करना पड़ता है। और उसके कौन कौन से रोग तुरंत हो जाते हैं, इन रोगों में से दांत के रोग, चर्म रोग, दृष्टि रोग आदि सम्मिलित है। अतः बच्चों के विकास की अवस्थाओं के अनुसार उन्हें संतुलित भोजन देना अनिवार्य होता है। और संतुलित भोजन में क्या बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चिकनाई, विटामिन तथा अन्य पदार्थ होनी चाहिए। अतः बच्चों के विकास की आवश्यकता के अनुसार उसे संतुलित भोजन क्या है, अनिवार्य है। मतलब अगर आप बच्चे को उचित रूप से शारीरिक विकास चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको संतुलित भोजन देना अनिवार्य है, कंपलसरी हो जाता है मित्रों। जब तक आप संतुलित भोजन उसे अनिवार्य रूप से नहीं दीजिएगा तो उसका शारीरिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाएगा। इसलिए मित्रों उसको जो है आपको संतुलित भोजन देना ही पड़ेगा। और संतुलित भोजन वैसा भोजन दीजिए, वैसा भोजन दीजिए मित्रों जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चिकनाई, विटामिन तथा अन्य पदार्थ होनी चाहिए। और वैसा भोजन दीजिएगा जिसमें न तो कार्बोहाइड्रेट होगा, न तो प्रोटीन होगा, न तो विटामिन होगा। ऐसे भोजन से क्या करेगा, बालक को संतुलित भोजन मिल पाएगा। और जब संतुलित भोजन नहीं मिल पाएगा तो दोषपूर्ण भोजन हो गया। और जब दोषपूर्ण भोजन मित्रों हो गया तो दोषपूर्ण भोजन से क्या हो जाता है, बालक को रोग से ग्रसित हो जाएगा। जब दोषपूर्ण भोजन हो जाता है तो दोषपूर्ण से क्या हो जाता है मित्रों, बालक रोग से ग्रसित हो जाता है। दोषपूर्ण भोजन से क्या हो जाता है मित्रों, बालक क्या हो जाता है, आपको रोग से ग्रसित, विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाता है। जैसे बताए हैं, इन रोगों में से दांतों का रोग, चर्म रोग, दृष्टि रोग, इस प्रकार के रोग होता है। समझिए कितना खतरनाक रोग है। इसीलिए बालक को जो है संतुलित भोजन देना आवश्यक हो जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की मात्रा होनी चाहिए। ठीक, तो बालक के समान विकास या वृद्धि के लिए भोजन महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। संतुलित भोजन बालक को प्रारंभिक विकास की अवस्थाओं के लिए क्या है, आवश्यक है। संतुलित भोजन बालक के प्रारंभिक विकास की अवस्थाओं के लिए क्या है, आवश्यक है मित्रों। यदि भोजन दोषपूर्ण या असंतुलित रहता है होगा तो बालकों को विभिन्न प्रकार के रोगों को सामना करना पड़ता है। अगर यदि आप भोजन दोषपूर्ण या असंतुलित होगा तो बालकों को विभिन्न प्रकार के रोगों को क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ सकता है। अतः बच्चों के विकास की अवस्थाओं के अनुसार संतुलित भोजन देना अनिवार्य होता है। अतः बच्चों के संतुलित विकास के अवस्थाओं के अनुसार संतुलित भोजन क्या होता है, देना आवश्यक हो जाता है या अनिवार्य हो जाता है, अनिवार्य होता है। असंतुलित भोजन में क्या सब आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, चिकनाई आता है, विटामिन आता है तथा अन्य पदार्थ होनी चाहिए। तो ये भोजन पर हम लोग चर्चा किए, इससे ये स्पष्ट हम लोग पता चला मित्रों जो भोजन कितना आवश्यक है किसी बालक के शारीरिक विकास के लिए। इन विषय पर हम लोगों ने अभी चर्चा की है। चलिए मित्र नेक्स्ट पे चलें, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है मित्रों ग्रंथियों की क्रियाएं। मतलब ग्रंथियों की क्रियाएं, जब आपका शारीरिक विकास होता है तो ग्रंथियों का विकास होता है। ग्रंथियों के विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। और ग्रंथियों के विभिन्न प्रकार की मित्रों क्या हो जाती है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। आंतरिक ग्रंथि की क्रिया भी बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो आपके जो शरीर के आंतरिक ग्रंथियां होती है वो भी ग्रंथि की क्या होती है, आपके विकास में क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों के थायराइड ग्रंथि, पाइनियल ग्रंथि तथा मुख्य ग्रंथि, किसी को क्या कहते हैं, मुख्य ग्रंथि भी कहते हैं। और ये ग्रंथियां शरीर के आकार बढ़ाने में योगदान देते हैं। कौन कौन,
थायराइड ग्रंथि और पाइनियल ग्रंथि। जो थायराइड ग्रंथि और पाइनियल जो ग्रंथि होती है मित्रों, ये क्या हो जाती है, दोनों जो ग्रंथियां होती है वो मुख्य ग्रंथियां होती है। कौन कौन? थायराइड ग्रंथि और पाइनियल ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि और पाइनियल ग्रंथि, ये दोनों जो ग्रंथियां होती है मित्रों, ये दोनों ग्रंथियों को क्या कहते हैं? मुख्य ग्रंथि कहते हैं। ये जो दोनों ग्रंथियां जो होती है मित्रों, ये दोनों ग्रंथियों को क्या कहते हैं? मुख्य ग्रंथि कहते हैं। और बालक के क्या होते हैं? ये ग्रंथियां शरीर के आकार बढ़ाने में योगदान देती है। कौन कौन ग्रंथियां? थायराइड ग्रंथि, पाइनियल ग्रंथियां जो बालक के शरीर के विकास में, ठीक, आकार बढ़ाने में, बालक के शरीर के विकास में, आकार बढ़ाने में क्या करती है? योगदान देती है। कौन कौन ग्रंथियां? थायराइड ग्रंथियां और पाइनियल ग्रंथियां। तो जो बालक के शारीरिक जो विकास हो जाता है, उस शारीरिक विकास के लिए मित्रों क्या होता है? मतलब आंतरिक जो ग्रंथियां होती है वो क्या हो जाता है? आंतरिक क्रियाओं, बालक क्या हो जाता है? विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंतरिक ग्रंथियों की क्रिया, आंतरिक ग्रंथियों की क्रिया जो होती है मित्रों, वो बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों के जैसे थायराइड ग्रंथि, पाइनियल ग्रंथि मुख्य ग्रंथि है, जो ग्रंथियों क्या करते हैं? आकार बढ़ाने में और शारीरिक विकास में सहायक होते हैं या मदद करते हैं, और आकार बढ़ाने में क्या करते हैं? ये योगदान देते हैं। तो ग्रंथि के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, और अगला पॉइंट है शारीरिक व्यायाम। व्यायाम तो जानते हैं ना आप लोग, बहुत प्रभावित करता है शारीरिक विकास पे। आप लोग शरीर को बनाने चाहते थे, क्या करते हैं? जिम जाते हैं, ठीक, डम्बल की एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे 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 बॉडी सोडी खूब बनाते हैं मित्रों आप लोग। चलिए मित्रों, अब चर्चा करते हैं शारीरिक व्यायाम पर। शारीरिक व्यायाम जो है बालक के शारीरिक विकास में किस तरह सहायक होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों के शारीरिक विकास और वृद्धि के लिए शारीरिक व्यायाम और क्रियाएं अति आवश्यक होती है। बच्चों के शारीरिक विकास और वृद्धि के लिए शारीरिक व्यायाम और क्रियाएं क्या होती है मित्रों? अति आवश्यक होती है, बहुत जरूरी होती है, ठीक। और इनसे उनकी मांसपेशियों का अधिक विकास होता है और तथा वे अधिक मजबूत होते हैं। और स्कूल के कार्यक्रम में शारीरिक व्यायाम क्रियाओं को व्यवस्थित करना अध्यापक का कर्तव्य बन जाता है। इन क्रियाओं में खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि शामिल किए जा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम जो है मित्रों, वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में बच्चे के शारीरिक विकास में क्या हो जाते हैं? बहुत सहायक होते हैं, बहुत ज्यादा सहायक कहा जा सकता है। और बच्चों के शारीरिक विकास और वृद्धि के लिए क्या है? शारीरिक व्यायाम क्या है मित्रों? शारीरिक व्यायाम और क्रियाएं क्या है? अति आवश्यक है। और इनसे क्या हो जाती है? उनके मांसपेशियां क्या हो जाती है? अधिक विकास होता है। मतलब उसकी जो मांसपेशियां जो बालक की होती है वो अधिक विकास और क्या हो जाता है, तथा वे अधिक मजबूत होते हैं, बहुत ज्यादा विकास करते हैं। अगर आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अगर कोई बालक, अगर छोटा बालक हो तो उसको व्यायाम एक्सरसाइज कराइएगा तो उसे क्या हो जाता है? आपको सारी उनकी मांसपेशियां अधिक विकास होता है। उनकी जो मांसपेशियां रहती हैं वो काफी अधिक मित्रों विकास होता है, ठीक। और मांसपेशियों के विकास के साथ साथ उसमें क्या होता है? तथा वे अधिक मजबूत होते हैं, बहुत ज्यादा वे क्या होते हैं? मजबूत भी होते हैं मित्रों। और स्कूल कार्यक्रम में शारीरिक व्यायाम जैसी क्रियाएं स्थापित करना अध्यापक का क्या है? कर्तव्य बन जाता है। मतलब स्कूल में क्या हो जाता है? जब कोई अध्यापक शारीरिक व्यायाम और जैसी क्रियाएं क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं, तो क्या हो जाता है? बालक जब शरीर में रहता, स्कूल में रहता है, तो स्कूल के समय जब अध्यापक से शारीरिक क्रियाएं या व्यायाम जैसे पीरियड क्लास कराते हैं, सेशन चलाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? बालक का शारीरिक विकास जो है बहुत ज्यादा होता है। और ये बालक को ये व्यवस्थित, मतलब इस चीज का व्यवस्था करना अपने अपने विद्यालय में क्या हो जाता है? एक कर्तव्य है, एक क्या है? कर्तव्य बन जाता है। और शारीरिक व्यायाम और क्रियाओं व्यवस्थित करना अध्यापक का क्या हो जाता है? एक शिक्षक का क्या है? प्रत्येक विद्यालय कर्तव्य है, जो आप ज्यादा से ज्यादा बालक को क्या कराए?
एक जो क्लास, एक वर्ग के समय टाइम पीरियड जो है आप क्या करें, उसको व्यायाम कराएं, और जिससे बच्चे का क्या होगा, शारीरिक विकास काफी अधिक होगा। जिससे मित्रों क्या होता है, बच्चों का क्या होता है, शारीरिक विकास क्या होता है, काफी अधिक हो जाएगा, और उससे शारीरिक विकास बच्चों को होता है। और इन क्रियाओं में खेल सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल किया जा सकते हैं। देखिए मित्रों, और इन क्रियाओं में आप क्या कर सकते हैं, खेल सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इन पहले जो बच्चों को प्रैक्टिस कराइए शारीरिक व्यायाम का, एक्सरसाइज का, और उसके बाद स्तर पर आप एक प्रतियोगिता रखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनको क्या कीजिए, शामिल कीजिए, ठीक। और जिससे बच्चा क्या होता है, अपने आप को मोटिवेट होता है, ठीक। मतलब उसको सीखने के लिए बालक और चाहता है, ताकि मैं मोटिवेट होकर के अच्छे से सीखूंगा, प्रतियोगिता में क्या पुरस्कार अर्जित करूंगा, और पुरस्कार मित्रों क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा, और उसके लिए बालक क्या होता है, बहुत उत्तेजित होता है, और जब उसको पुरस्कार मिलता है उसको क्या होता है मित्रों, प्रेरणा आता है, और जब कोई कार्य करने के लिए जब प्रेरणा आपको मिलता है तो बहुत अच्छे ढंग से कार्य करते हैं, ठीक। तो बालक को जब शारीरिक व्यायाम विद्यालय में कराया जाता है तो उसके बाद जो कोई प्रतियोगिता आयोजन किया जाता है संस्कृति के कार्यक्रम के फलस्वरूप, संस्कृति कार्यक्रम के हिसाब से, और जब बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, तो बालक में क्या हो जाता है, उसका मन उत्तेजित होता है, उसका मन होता है और अच्छे से अच्छे मैं शारीरिक व्यायाम करूं, ताकि क्या मुझे और पुरस्कार प्रोत्साहन मिलेगा, और उसके बाद क्या होगा, बालक के शारीरिक विकास बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगा। चलिए अब मित्रों नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो अभी आप लोग चर्चा कर लिए हैं क्या क्या, वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि, भोजन, ग्रंथियों की क्रियाएं और शारीरिक व्यायाम, और अगला चलिए पॉइंट पर चर्चा करते हैं, अगला पॉइंट चर्चा करते हैं लैंगिक स्तर। लैंगिक स्तर देखिए, विकास के विभिन्न अवस्थाओं के अध्ययन करने से मालूम पड़ता है कि विकास की गति लड़कियां लड़कों से कई बार आगे निकल जाती है। मतलब विकास की जब आप विभिन्न अवस्थाओं को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है लड़कियां जो है लड़कों से क्या हो जाता है, काफी आगे निकल जाती है। आप एक ही घर में देखिएगा, जो एक ही पापा के लड़का है लड़की है, मतलब 1-2 साल का डिफरेंट रहता है, अंतर रहता है। अब 2 साल बाद अपने मामा यहाँ जाइए, या मामा का लड़का या फूफा का लड़का, जो कोई भी हो, तो उसके वहाँ देखिएगा जो आपको भाई जो था वो उतना विकास नहीं हुआ, उसका हाइट उतना ही है, लेकिन आपको जो बहन जो होगी उसके विकास जो बहुत हो गया है, काफी मतलब ऊंचाई जो है बढ़ गया है। इसलिए कहा गया है जो विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन के मालूम पड़ता है कि विकास गति में लड़कियां लड़कों से कई बार आगे निकल जाती है। लड़कियां क्या हो जाती है, लड़कों से आगे निकल जाती है। वास्तव में देखा जाए तो लड़की जो है, लड़कियां काफी अधिक विकसित हो जाती है लड़कों की अपेक्षा बहुत कम समय में, और वयस्कता प्राप्त करने में लड़कियां लड़कों को पीछे छोड़ देती है। मतलब वयस्कता प्राप्त करने में लड़कियां जो है, वयस्कता प्राप्त करने में लड़कियां जो है लड़कों को क्या करती है मित्रों, पीछे छोड़ देती है, ठीक, पीछे छोड़ देती है। अर्थात लड़कियां लड़कों की अपेक्षा जल्दी वयस्क होती है। लड़कियां जो है लड़कियों की अपेक्षा जल्दी वयस्क होती है, और इसी प्रकार लड़कियां शारीरिक रूप से अपना पूर्ण आकार लड़कों से पहले अर्जित कर लेती है। मतलब शारीरिक जो पूर्ण आकार, जो शरीर का एक जो बड़े लड़की का जो शरीर का जो आकार होता है, ढांचा होता है, स्वरूप होता है, वो लड़कों के अपेक्षा से क्या कर लड़कियां पहले अर्जित कर लेती है। मतलब ये सारे विभिन्न अध्ययनों के फलस्वरूप जो अध्ययन किए हैं, वो सभी प्रकार के अध्ययनों के फलस्वरूप मित्रों हमको ये पता चलता है, मतलब लड़कियों का विकास लड़कों से काफी तीव्र गति से होता है, ठीक, और
वयस्कता में लड़कियां जो है लड़कों से जल्दी वयस्क हो जाती है। ठीक, अगर उसका ऊंचाई बढ़ जाता नहीं करता है, जो लड़कियां जो है आपके लड़की जवान हो गई, ठीक ना, बहुत ज्यादा वयस्क, बहुत जल्दी वयस्क हो जाती है और मेच्योर भी हो जाती है। ठीक ना, मतलब लड़की को देखा जाए लड़की के अपेक्षा मतलब बहुत ज्यादा मतलब मेच्योर हो जाती है और बहुत ज्यादा सोचने समझने की शक्ति उसमें आ जाती है। सही गलत क्या है उस पर लड़कियां जो है बहुत ज्यादा सोचने लगती है लड़कों की अपेक्षा, अन्य की अपेक्षा नहीं मित्रों, लड़कों की अपेक्षा, जो उसका जो अपना एज रहता है उसमें। ठीक, और वह क्या हो जाती है, और इसी प्रकार लड़कियां शरीर के रूप से अपना पूर्ण आकार लड़कों से पहले ले लेती है। लड़कियां जो है शरीर का पूर्ण आकार क्या करती है, लड़कों से पहले अर्जित कर लेती है। ठीक ना, और लगता रहता है कितना बड़ी हो गई है। ठीक है ना, जबकि लड़का उसके सामने छोटा रहता है। और अब देखते किसी घर में जो है वो जो है बहन छोटी रहती है, भाई बड़ा रहता है उम्र में, और लगता रहता है उसका बहन ही क्या होता है उम्र में बड़ी होगी, ऐसा लगता है। ठीक ना, लड़कियों लड़कों की अपेक्षा बहुत तेजी से विकास, उसका शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं मित्रों, अरे सब्सक्राइब कीजिए न, देखिए न, फिर कितना मजा आता है आपको पढ़ने में, हमको पढ़ाने में। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्या जाता है आपको, कुछ नहीं जाता, सिर्फ लाल बटन पर उंगली से क्लिक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, बस इतना ही तो कार्य है। कितना, 1 से 2 सेकंड का कार्य, जरूर कर दीजिएगा आप लोग, प्लीज 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 जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।